ऑटोमन साम्राज्य कैसे गिरा और यही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसे जानने के लिए चलिए पहले टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हैं और अतीत में वापस चलते हैं और देखते हैं उत्थान और पतन के हर चरण को। तो चलिए शुरू करते हैं। 1200 के दशक के अंत में कई छोटे छोटे राज्य उस क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों पर शासन कर रहे थे जिसे आज तुर्की कहा जाता है। इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा बिजेंटाइन साम्राज्य के नियंत्रण में था, लेकिन वे धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। और इसी दौरान एक छोटा सा समूह मजबूत हुआ जिसका नेतृत्व उस्मान ने किया। वह एक तुर्की नेता थे जिन्होंने बिजेंटाइन साम्राज्य की सीमा के पास एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया और उन्हीं के नाम से ऑटोमन शब्द आया। माना जाता है कि लगभग 1299 में ऑटोमन राज्य की शुरुआत हुई थी। जब उस्मान का निधन लगभग 1323 या 1324 में हुआ तो उनके बेटे उरहान और बाद के ओटोमन शासकों ने अपने क्षेत्र का विस्तार जारी रखा। उन्होंने बीजेंटाइन साम्राज्य की कई जमीनें हासिल कर लीं और दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन तक भी पहुंच गए। लेकिन 1402 में बढ़ता हुआ ओटोमन राज्य लगभग गिर ही गया था। उन्हें तैमूर की सेना ने हरा दिया, जो मध्य एशिया के एक शक्तिशाली शासक थे। अंकारा की लड़ाई में ओटोमन सुल्तान बायजिद प्रथम को पकड़ लिया गया। बायजिद को पकड़ने के बाद सत्ता के लिए उनके बेटों के बीच ये संघर्ष हुआ कि अगला सुल्तान कौन बनेगा। कई सालों तक ओटोमन राज्य में अशांति रही, लेकिन आखिरकार महमद प्रथम ने अपने भाइयों को हराया और फिर से उनके क्षेत्र को एकजुट किया। ऑटोमन फिर से उठ खड़े हुए और विस्तार जारी रखा। उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कॉन्स्टेंटिनोपल था। यह बिजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी और यूरोप और एशिया के बीच सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक थी। 1453 में सुल्तान महमद द्वितीय ने उस पर हमला किया। ऑटोमन सेना ने शहर की मजबूत दीवारों के खिलाफ बड़े तोपों का इस्तेमाल किया। 29 मई 1453 को ऑटोमन सेना ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया और यहीं बीजेंटाइन साम्राज्य का अंत हो गया और इसका शहर ओटोमन साम्राज्य की राजधानी बन गया। यही है कॉन्स्टेंटिनोपल। यही वो शहर है जिसे हम आज इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। इसके बाद ओटोमन साम्राज्य और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। 1512 में ओटोमन साम्राज्य का नया सुल्तान सेलिम प्रथम बना। उसके शासनकाल में ओटोमन साम्राज्य ने सीरिया और मिस्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मक्का और मदीना, जो इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहर हैं, भी ओटोमन शासन के अधीन आ गए। इसकी वजह से ओटोमन साम्राज्य और भी ज्यादा फैला और मजबूत हुआ। लेकिन ओटोमन साम्राज्य और भी ज्यादा ताकतवर तब हुआ जब 1520 में सुलेमान महान सुल्तान बना। उसके शासनकाल में ओटोमन साम्राज्य की शक्ति अपनी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई। यूरोप में उसे सुलेमान महान कहा जाता था, उसकी शक्ति और उपलब्धियों की वजह से। ओटोमन दुनिया में वह कानूनी या कानून देने वाला के नाम से भी जाना जाता है, उसके बनाए गए कानूनों के कारण। सुलेमान के अधीन साम्राज्य और भी ज्यादा फैला। 1526 में ओटोमन सेना ने मोहेक्स की लड़ाई में हंगरी को हरा दिया। यह हंगरी का राज्य के लिए बहुत बड़ी हार थी और इसी के चलते आने वाले वर्षों में ओटोमन ने हंगरी के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। हालांकि ओटोमन साम्राज्य ने पूरी हंगरी पर कब्जा नहीं किया। इसके कुछ हिस्से अभी भी हैब्सबर्ग परिवार के नियंत्रण में रहे। इसके बावजूद 1529 में सुलेमान की सेना वियना तक पहुंच गई, जो ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग का एक महत्वपूर्ण शहर था। उन्होंने वियना पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी असफल रही। ऑटोमन सेना को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनमें से एक थी खराब मौसम और बहुत दूर के स्थान पर भारी उपकरण और आपूर्ति पहुंचाने में कठिनाई। भले ही उन्होंने वियना पर कब्जा नहीं किया, लेकिन इस हमले ने दिखा दिया कि ओटोमन सेना यूरोप में कितनी दूर तक पहुंच चुकी है। ओटोमन साम्राज्य ने पूर्व में भी अपनी पकड़ बनाई। सुलेमान की सेनाओं ने ईरान के सफवीद साम्राज्य से बगदाद और इराक का बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। ऑटोमन नौसेना भी भूमध्य सागर में बहुत शक्तिशाली थी और उनका उत्तरी अफ्रीका के कई हिस्सों पर भी नियंत्रण था। लेकिन सुलेमान ने सिर्फ युद्ध ही नहीं किए, उन्होंने साम्राज्य के कई कानून भी व्यवस्थित किए। ओटोमन क्षेत्र बहुत विशाल था, इसलिए टैक्स, जमीन, अपराध और प्रशासन के बारे में और भी स्पष्ट नियमों की जरूरत थी। इसलिए सरकार ने कई कानूनों को व्यवस्थित किया और उन्हें एक साथ मिलाया ताकि पूरे साम्राज्य में उन्हें लागू करना आसान हो सके। सुलेमान ने वास्तुकला, साहित्य और कला का भी बहुत समर्थन किया। उनके समय में कई मस्जिदें, स्कूल, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक इमारतें बनाई गईं। उस समय के सबसे प्रसिद्ध वास्तुकारों में से एक मेमार सिनान थे। अर्थव्यवस्था, सैन्य और संस्कृति की ताकत के कारण सुलेमान के समय को अक्सर ऑटोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। सुलेमान की मृत्यु 1566 में हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मरने के बाद ऑटोमन साम्राज्य अचानक कमजोर हो गया। ये कई वर्षों तक बहुत शक्तिशाली बना रहा। असल में उनके समय के बाद भी
इसकी सीमाएं बहुत विस्तृत थीं और इसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत बड़ी थी। लेकिन कुछ समस्याएं उभरने लगी थीं, जो आने वाले सदियों में और भी बड़ी हो जाएंगी। 1571 में ऑटोमन नौसेना को लेपांटो की लड़ाई में होली लीग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। यह एक ईसाई राज्यों का समूह था, जिसमें स्पेन, वेनिस और पोप के राज्य शामिल थे। ऑटोमन पक्ष की बहुत सारी जहाजें और लोग खो गए, लेकिन हार के बाद भी ऑटोमन साम्राज्य ने जल्दी ही फिर से कई युद्धपोत बना लिए, इसलिए वे समुद्र में अब भी ताकतवर बने रहे। लेकिन ये लड़ाई महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने दिखाया कि संयुक्त यूरोपीय सेनाएं बड़ी ऑटोमन बेड़े को हरा सकती हैं। समय के साथ साथ सरकार और सेना के अंदर भी समस्याएं आने लगीं। ऑटोमन सेना के सबसे महत्वपूर्ण समूहों में से एक थे जेनिसरी। पहले वे उच्च प्रशिक्षित सैनिकों के रूप में जाने जाते थे, जो सीधे सुल्तान की सेवा करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती गई, वे राजनीति में भी दखल देने लगे। 1622 में जेनिसरियों ने सुल्तान उस्मान द्वितीय को मार डाला, जब उन्होंने सेना में कुछ बदलाव करने की कोशिश की। इससे यह साबित हुआ कि साम्राज्य के भीतर एक ऐसा समूह था जो अपनी स्थिति खतरे में पड़ने पर सुल्तान तक को रोक सकता था। इन समस्याओं के बावजूद ऑटोमन साम्राज्य ने अभी भी मध्य यूरोप में अपना नियंत्रण फिर से बढ़ाने की कोशिश की। 1683 में ऑटोमन सेना ने एक बार फिर वियना पर हमला किया, लेकिन वे फिर से शहर पर कब्जा करने में असफल रहे। इसके बाद कई यूरोपीय शक्तियां ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ एकजुट हो गईं। एक बड़ा युद्ध शुरू हुआ, जिसे महान तुर्की युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध 1699 तक चला। ऑटोमन साम्राज्य कई लड़ाइयां जीत नहीं सका, इसलिए उन्होंने मध्य यूरोप में अपनी कई क्षेत्रीय जमीनें खो दीं। ये युद्ध 1699 में कार्लोविट्स की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसलिए हब्सबर्ग साम्राज्य के पास हंगरी का बड़ा हिस्सा और ऑटोमन साम्राज्य के अन्य पुराने क्षेत्र चले गए। ये एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि अब यूरोप में उनका विस्तार जारी नहीं रहा। अब ऑटोमन साम्राज्य को अपनी बड़ी जमीनें छोड़नी पड़ीं। 1700 के दशक तक ऑटोमन सरकार के लिए अपने इतने विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो गया था। कुछ स्थानीय नेता और भी ताकतवर हो गए। सरकार के कुछ हिस्सों में भ्रष्टाचार भी फैल गया। वहां विद्रोह भी हुए और इस बात पर विवाद हुआ कि किसके पास सत्ता है। इसी दौरान ऑटोमन के दुश्मन, खासकर रूस और ऑस्ट्रिया, और भी ताकतवर होते जा रहे थे। इसी वजह से कुछ सुल्तानों ने सेना और सरकार को सुधारने की कोशिश की। वे फिर से ऑटोमन साम्राज्य को मजबूत बनाना चाहते थे, लेकिन यह करना मुश्किल था, क्योंकि कुछ ताकतवर समूह अपनी स्थिति और सत्ता खोना नहीं चाहते थे। बदलाव करने वाले सुल्तानों में से एक थे मुस्तफा तृतीय, जो 1757 में सुल्तान बने थे। उन्होंने सेना को मजबूत करने की कोशिश की और विदेशी सैन्य विशेषज्ञों से मदद ली। और इन बदलावों के पूरे होने से पहले ही ऑटोमन साम्राज्य ने रूस के साथ फिर से युद्ध किया। 1768 में बड़ा रूस तुर्की युद्ध शुरू हुआ। रूस कई लड़ाइयों में ज्यादा सफल रहा और ऑटोमन साम्राज्य को शांति समझौते की मांग करनी पड़ी। 1774 में क्यूटसुक काइनार्का की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह रूस के लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य को मानना पड़ा कि अब उसका क्रीमियाई खानत पर नियंत्रण नहीं है। 1783 में रूस ने पूरी तरह से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इससे यह और भी स्पष्ट हो गया कि शक्ति का संतुलन बदल रहा है। वो ऑटोमन साम्राज्य, जिससे पहले यूरोप डरता था, अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और उसे बार बार अपनी ही जमीन की रक्षा करनी पड़ रही थी। लेकिन समस्या सिर्फ दूसरे देश नहीं थे। अब मिस्र ने भी विरोध करना शुरू कर दिया था, और बाल्कन भी। उनके पास अब अपनी खुद की सेना थी। वे खुद टैक्स भी इकट्ठा कर रहे थे और कई बार वे इस्तांबुल में स्थित ऑटोमन सरकार के आदेशों का पालन भी नहीं करते थे। इन सब के बावजूद 1789 में सेलीम तृतीय सुल्तान बने। उन्हें पता था कि ऑटोमन साम्राज्य को बदलना जरूरी है, ताकि ये यूरोप के दूसरे देशों से पूरी तरह पीछे न रह जाएं। उन्होंने सरकार, अर्थव्यवस्था और खासकर सेना को सुधारने की कोशिश की। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी एक नई सेना का गठन करना, जिसे निजाम जदीद या न्यू ऑर्डर कहा जाता था। नई सेना ने यूरोप में इस्तेमाल होने वाले अधिक आधुनिक हथियारों और प्रशिक्षण का उपयोग किया। सेलीम तृतीय ने प्रशिक्षण में मदद के लिए यूरोपीय सैन्य सलाहकारों को भी बुलाया, लेकिन कई जनीसरी ने इसका विरोध किया। जनीसरी ओटोमन साम्राज्य के पुराने एलीट सैनिक थे। उन्हें डर था कि अगर नई सेना मजबूत हो गई तो उनकी नौकरी, पैसा और ताकत छिन जाएगी। 1807 में जनीसरी ने विद्रोह कर दिया और भी कई लोग उनके बदलावों का विरोध कर रहे थे। इसी वजह से सेलीम तृतीय को सुल्तान की गद्दी छोड़नी पड़ी। 1 साल बाद उन्हें मार दिया गया। जब ओटोमन सरकार मुश्किलों में थी, तब बाल्कन के कुछ इलाकों ने आजादी की मांग शुरू कर दी।
1804 में सर्बियाई लोगों ने ओटोमन शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उनकी लड़ाई कई सालों तक चली, जब तक कि धीरे धीरे उन्होंने अपनी खुद की सरकार हासिल नहीं कर ली। 1821 में ग्रीक लोगों ने भी विद्रोह कर दिया। ओटोमन साम्राज्य ने विद्रोह को रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़ाई जारी रही। क्योंकि ओटोमन सेना को मुश्किल हो रही थी, सुल्तान ने मिस्र के शक्तिशाली शासक मोहम्मद अली से मदद मांगी। मिस्र अभी भी ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन लगभग स्वतंत्र हो चुका था और यहाँ मिस्र ने सेना भेजी और ग्रीक विद्रोह लगभग हार गया था। लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने हस्तक्षेप किया। उस समय यूरोप में बहुत से लोग ग्रीक की स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे। 1827 में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की संयुक्त नौसेना ने नवारिनो की लड़ाई में ओटोमन और मिस्री बेड़े को हरा दिया। इसके बाद ओटोमन साम्राज्य के लिए ग्रीक स्वतंत्रता को रोकना और भी मुश्किल हो गया। 1830 के शुरुआती वर्षों में ग्रीस एक स्वतंत्र देश बन गया। ये ओटोमन साम्राज्य के लिए एक और बड़ी क्षति थी, लेकिन ओटोमन सरकार ने साम्राज्य को सुधारने की कोशिश करना नहीं छोड़ा। 1839 में सुधारों की एक लंबी अवधि शुरू हुई, जिसे तंजीमात कहा जाता है। इसका उद्देश्य सरकार, सेना, शिक्षा और कानूनी प्रणाली को और अधिक व्यवस्थित और आधुनिक बनाना था। साम्राज्य के मुस्लिम, ईसाई और यहूदी प्रजा को भी कानून के तहत अधिक समान सुरक्षा देने की कोशिश की गई। रेलवे, टेलीग्राफ लाइनें और आधुनिक बंदरगाह भी बनाए गए। नई स्कूलें खोली गईं और ओटोमन साम्राज्य को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए अन्य परियोजनाएं भी शुरू की गईं। लेकिन ये सारे बदलाव बहुत महंगे थे। ओटोमन सरकार ने यूरोपीय बैंकों से भारी कर्ज लिया। कर्ज बढ़ता गया, जबकि सेना और अन्य परियोजनाओं पर खर्च भी लगातार जारी रहा। 1850 के दशक में एक और बड़ी समस्या थी। ओटोमन साम्राज्य ने फिर से रूस के साथ युद्ध किया, जिसे क्रीमियन युद्ध कहा जाता है। इस बार ब्रिटेन और फ्रांस ने ओटोमन साम्राज्य की मदद की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि रूस बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए। रूस हार गया, लेकिन यह साफ था कि ओटोमन की जीत में ब्रिटेन और फ्रांस की मदद एक बड़ा कारण थी। इस बीच साम्राज्य का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। 1870 के दशक तक ओटोमन सरकार की आय का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में ही चला जाता था। 1875 में ओटोमन सरकार ने कहा कि वह अब अपने सारे कर्ज पूरी तरह से चुकाने में असमर्थ है, क्योंकि यूरोप से बहुत बड़ी रकम उधार ली गई थी। विदेशी लेनदारों ने ओटोमन साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था में और भी ज्यादा दखल देना शुरू कर दिया। 1881 में ओटोमन सार्वजनिक ऋण प्रशासन की स्थापना की गई। इस संगठन को कुछ ओटोमन करों का हिस्सा इकट्ठा करने का अधिकार था, ताकि सीधे विदेशी लेनदारों को कर्ज चुकाया जा सके। इसका मतलब था कि ओटोमन सरकार ने अपने ही वित्त पर नियंत्रण का एक हिस्सा खो दिया। इसी के साथ वे लगातार अपनी जमीनें भी खोते जा रहे थे। बाल्कन में फिर से विद्रोह हुए और रूस के खिलाफ एक और युद्ध छिड़ गया। इस वजह से ओटोमन साम्राज्य ने और भी ज्यादा क्षेत्र खो दिए, लेकिन साम्राज्य तुरंत नहीं गिरा। यह साम्राज्य 20वीं सदी की शुरुआत तक टिका रहा। आखिरी बड़ा झटका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आया। 1914 में ओटोमन साम्राज्य ने जर्मनी और उसके सहयोगियों की तरफ से युद्ध में हिस्सा लिया। 1918 में उनका पक्ष हार गया। युद्ध के बाद विजयी देशों ने ओटोमन साम्राज्य के कई पुराने क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और उन्हें बांट दिया। 1922 में ओटोमन सल्तनत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। एक साल बाद तुर्की गणराज्य की स्थापना की गई। यहीं ओटोमन शासन के 600 से अधिक वर्षों के इतिहास का अंत हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। ओटोमन साम्राज्य वास्तव में कब कमजोर होना शुरू हुआ? पहले आमतौर पर कहा जाता था कि सुलेमान महान की 1566 में मृत्यु के बाद ही पतन शुरू हो गया था। लेकिन कई आधुनिक इतिहासकार अब इसे इतना सरल नहीं मानते। सुलेमान के बाद भी ओटोमन साम्राज्य एक सदी से अधिक समय तक मजबूत बना रहा। इसने कई बड़े सैन्य अभियान भी चलाए और 1683 में फिर से वियना पर कब्जा करने की कोशिश की। इसलिए कुछ इतिहासकारों के लिए यह अधिक स्पष्ट है कि ओटोमन साम्राज्य का बड़ा पतन 1600 के दशक के अंत में महान तुर्की युद्ध और कार्लोविट्ज संधि के बाद शुरू हुआ। और अब हम यहाँ हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि ओटोमन साम्राज्य पूरी तरह से क्यों नहीं उभर पाया, भले ही उसने कई बार बदलाव करने की कोशिश की। इसका एक कारण उसकी सेना थी। शुरुआती समय में ओटोमन सेना की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी उनकी तोपों का इस्तेमाल। जब उन्होंने 420 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया, तो शक्तिशाली तोपें उनके लिए बहुत मददगार साबित हुईं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यूरोप के देश भी सीखने लगे। उनकी तोपें, हथियार और लड़ाई के तरीके बेहतर होते गए। यूरोपियनों ने भी छोटे तोप बनाए, जो युद्ध के मैदान में आसानी से इधर उधर ले जाए जा सकते थे। यूरोप में किले भी बेहतर हो गए। उनकी दीवारें और मोटी और नीची हो गईं,
जिससे तोप से उन्हें तोड़ना मुश्किल हो गया। यही हाल जनिसरीज के साथ भी हुआ। शुरुआत में जनिसरीज ऑटोमन साम्राज्य के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से थे। पुराने समय में बहुत से जनिसरी बल्कन क्षेत्र से लिए जाते थे। लड़कों को एक प्रणाली के तहत लाया जाता था जिसे देवशिर कहा जाता है। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था और ऑटोमन साम्राज्य के सैनिक या सरकारी अधिकारी बनाया जाता था। जो लोग जनिसरी बनने के लिए चुने जाते थे उन्हें कड़ी सैन्य प्रशिक्षण दी जाती थी। क्योंकि वे नियमित रूप से अभ्यास करते थे और सीधे सुल्तान के लिए काम करते थे, वे ऑटोमन सेना का बहुत शक्तिशाली हिस्सा बन गए थे। उस समय जब ज्यादातर दूसरे देशों के पास बड़ी स्थायी सेना नहीं थी, प्रशिक्षित जनिसरी होना एक बड़ा लाभ था। लेकिन समय के साथ जनिसरी बदल गए, उनके सदस्यों की संख्या बढ़ गई और पहले की कड़ी भर्ती प्रणाली ढीली पड़ गई। उनमें से कई ने अन्य व्यवसाय भी शुरू कर दिए और राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभाने लगे। जब यूरोप के दूसरे देश अधिक आधुनिक सेना बना रहे थे, तब जनिसरी को बदलना मुश्किल हो गया था। कई जनिसरी सुधारों के खिलाफ थे, क्योंकि इससे उनकी नौकरी, आमदनी और ताकत छिन सकती थी। इसलिए जो समूह पहले ऑटोमन साम्राज्य को मजबूत करने में मदद करता था, वही अब सैन्य बदलाव में सबसे बड़ी रुकावट बन गया। हमने ये सेलिम तृतीय के समय देखा, जब उन्होंने एक नई आधुनिक सेना बनाई। जनिसरियों ने विद्रोह कर दिया और उनकी सत्ता चली गई। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। अगले सुल्तान महमूद द्वितीय को लगा कि जब तक जनिसरियों की ताकत बहुत ज्यादा है, वो सेना को सुधार नहीं सकते। इसलिए उन्होंने बहुत सावधानी से अपने प्रति वफादार एक नई फौज तैयार की। 1826 में जब महमूद द्वितीय ने सेना में बदलाव करने की कोशिश की, तो जनिसरियों ने फिर से विद्रोह कर दिया। इस बार सुल्तान तैयार थे। महमूद द्वितीय ने अपने सैनिकों को जनिसरियों के खिलाफ लड़ने का आदेश दिया। बहुतों को मार दिया गया, कुछ को पकड़ लिया गया या निकाल दिया गया। इसके बाद जनिसरी कोर को पूरी तरह से भंग कर दिया गया और इस घटना को शुभ घटना कहा जाता है। जनिसरियों के चले जाने के बाद महमूद द्वितीय ने एक नई सेना बनाई जो अधिक शक्तिशाली थी। इसमें आधुनिक प्रशिक्षण और संगठन था। लेकिन एक बड़ी बाधा हट जाने के बावजूद ऑटोमन साम्राज्य के सामने अभी भी कई समस्याएं थीं, जिनमें से एक थी अर्थव्यवस्था। जब ऑटोमन एम्पायर का विस्तार हो रहा था, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बहुत लाभ होता था, क्योंकि ये यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच में था। एशिया से आने वाले कई उत्पाद ऑटोमन के नियंत्रण वाले इलाकों से होकर यूरोप पहुंचते थे। लेकिन 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय खोजकर्ताओं ने एशिया जाने के लिए नए समुद्री मार्ग खोज लिए। 1498 में वास्को दा गामा, जो पुर्तगाल से थे, दक्षिणी अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत पहुंचे। इसकी वजह से यूरोपीय व्यापारियों के पास सीधे जहाज से इंडियन ओशन तक पहुंचने का तरीका आ गया। जब यूरोपीय देशों ने अमेरिका में कॉलोनी बनानी शुरू की, तो अटलांटिक में भी व्यापार बढ़ गया। ऑटोमन एम्पायर में व्यापार अचानक खत्म नहीं हुआ। ऑटोमन शहर और बंदरगाह अब भी महत्वपूर्ण रहे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बदल गई और यूरोपीय व्यापारियों के लिए और भी रास्ते खुल गए। इसी दौरान 16वीं सदी में यूरोप और ऑटोमन एम्पायर में भारी महंगाई आ गई। अमेरिका से बहुत सारा चांदी यूरोपीय अर्थव्यवस्था में आई। ये चांदी ऑटोमन बाजारों में भी फैल गई। जैसे जैसे चांदी की मात्रा बढ़ी, वैसे वैसे खाने पीने की चीजों और अन्य उत्पादों की कीमतें भी बढ़ गईं। ये समस्या उन सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए थी जिनकी तनख्वाह तुरंत नहीं बढ़ती थी। उनकी असली कमाई की कीमत घट गई, जिससे शिकायतें और अशांति होने लगी। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या तब आई जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ। 1700 के दशक के अंत से ब्रिटेन में और फिर यूरोप के दूसरे हिस्सों में फैक्ट्रियां और मशीनें तेजी से बढ़ने लगीं। अब कपड़ा बहुत जल्दी बनने लगा। औद्योगिक देशों ने हथियार और अन्य उत्पाद भी जल्दी जल्दी बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने और भी ज्यादा रेलवे भी बना ली, स्टीम शिप और आधुनिक सैन्य उपकरण भी बनाए गए। ऑटोमन सरकार ने 1800 के दशक में आधुनिक फैक्ट्रियां बनाने की कोशिश की। उन्होंने यूरोप से मशीनें और कुशल मजदूर भी बुलाए। इसलिए ये सच नहीं है कि ऑटोमन एम्पायर ने औद्योगिकरण के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी औद्योगिक वृद्धि ब्रिटेन की तुलना में बहुत छोटी और धीमी थी। फ्रांस और जर्मनी। ऑटोमन एम्पायर के लोगों का एक बड़ा हिस्सा अब भी कृषि और पारंपरिक शिल्प में ही काम करता रहा। औद्योगिकृत यूरोप से बहुत सारी सस्ती चीजें ऑटोमन बाजार में आना शुरू हो गईं। कुछ स्थानीय कारीगरों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया, क्योंकि बड़ी यूरोपीय फैक्ट्रियां ज्यादा तेज और सस्ता उत्पादन करती थीं। ऑटोमन शहरों में गिल्ड भी थे। गिल्ड उन लोगों का समूह होता है जिनका काम एक जैसा होता है, जैसे लोहार, जूता बनाने वाले या कपड़ा बनाने वाले। वे अपने काम, दाम और इस पेशे में कौन आ सकता है, इसके लिए नियम बनाते थे।
यूरोप में भी पहले ऐसा ही सिस्टम था, लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदल रही थी, यूरोप के कई हिस्सों में गिल्ड सिस्टम और भी कमजोर हो गया। ऑटोमन साम्राज्य में कई गिल्ड लंबे समय तक महत्वपूर्ण बने रहे। कई बार वे पारंपरिक व्यवसायों को नई प्रतिस्पर्धा से बचाते थे। इसी वजह से कई बार नए व्यवसायों और उत्पादन के नए तरीकों का चलन में आना मुश्किल हो जाता था। लेकिन केवल गिल्ड ही ऑटोमन औद्योगिकरण के पीछे रहने का कारण नहीं थे। कई समस्याएं एक साथ इस पर असर डाल रही थीं। प्रशासन में भी समस्याएं थीं, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था। सुल्तान के लिए हर प्रांत को नियंत्रित करना आसान नहीं था। जैसे जैसे केंद्रीय सरकार कमजोर होती गई, कुछ स्थानीय नेताओं ने अपनी खुद की सेना और टैक्स वसूलने का अपना तरीका बना लिया था। उस समय एक ऐसी व्यवस्था भी थी जिसमें सरकार कुछ सालों के लिए किसी को किसी क्षेत्र में टैक्स वसूलने का अधिकार देती थी। वे पहले सरकार को भुगतान करते थे और फिर बाद में वे ही निवासियों से टैक्स वसूलते थे। समस्या ये थी, कुछ टैक्स कलेक्टर ऐसे थे जो ज्यादा टैक्स वसूलते थे ताकि उनकी खुद की कमाई ज्यादा हो सके। इससे भ्रष्टाचार और लोगों में गुस्सा पैदा होता था। नए सुल्तान के चयन में भी समस्या थी। हमेशा ऐसा नहीं होता था कि सबसे बड़ा बेटा ही अगला शासक बने। पुराने समय में सुल्तान के बेटों के बीच सिंहासन के लिए संघर्ष हो सकता था। इसी वजह से कई बार ऐसा हुआ कि पिता की मृत्यु के बाद भाई भाई आपस में लड़ने लगे। गृह युद्ध को रोकने के लिए महमद द्वितीय के समय में नए सुल्तान को यह अनुमति दी गई थी कि वह अपने उन भाइयों को मार सकता है जो उसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। यह व्यवस्था बहुत ही क्रूर थी। बाद में इस व्यवस्था को बदल दिया गया। बाकी राजकुमारों को मारने के बजाय एक समय ऐसा आया जब उन्हें महल के एक अलग हिस्से में रखा जाता था, जिसे काफिस कहा जाता था। वहां वे कई सालों तक रह सकते थे, इस इंतजार में कि क्या वे सुल्तान बनेंगे या नहीं। इससे भाइयों की हत्या कम हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई। कई राजकुमार ऐसे थे जिन्हें सुल्तान बनने से पहले सैन्य और प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। इसलिए कभी-कभी जिस व्यक्ति को अचानक इतने बड़े साम्राज्य का नेतृत्व करना पड़ता था, वो असल राजनीति और प्रशासन से बहुत समय तक दूर रहा होता था। महल के अंदर सत्ता के लिए जबरदस्त संघर्ष भी होता था। इसमें शाही परिवार के सदस्य, सरकारी अधिकारी, सैन्य नेता और अन्य शक्तिशाली लोग भी थे जो सुल्तान पर प्रभाव डालना चाहते थे। शाही परिवार की कुछ महिलाएं भी राजनीति में बहुत ताकतवर बन गई थीं। 17वीं सदी में करसिम सुल्तान सबसे प्रसिद्ध थीं। उनके बेटे और पोते के शासन के दौरान उनका बहुत प्रभाव था। लेकिन सिर्फ महल की राजनीति को ओटोमन साम्राज्य के पतन का कारण बताना आसान नहीं है। उस समय कई बड़े साम्राज्यों में भी भ्रष्टाचार और सत्ता की लड़ाई थी। असली समस्या तब आई जब ओटोमन के दुश्मन एक साथ मजबूत होने लगे। रूस मजबूत हुआ, ऑस्ट्रिया मजबूत हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस और भी अमीर और औद्योगिक बन गए। उनकी सेना भी बेहतर हो गई, नौसेना, हथियार और अर्थव्यवस्था। वहीं ऑटोमन साम्राज्य को अपने विशाल क्षेत्र की रक्षा करनी थी, जो बल्कन से लेकर मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका तक फैला हुआ था। इसलिए हर बड़े युद्ध के लिए बहुत ज्यादा पैसे और बहुत सारे सैनिकों की जरूरत होती थी। जब वे हार जाते थे, वे अपनी जमीन और टैक्स की आमदनी खो देते थे। जब सरकार की आमदनी कम हो जाती थी, तो सेना को फंड देना और भी मुश्किल हो जाता था। जब सेना कमजोर हो जाती थी, तो फिर से जमीन खोना और भी आसान हो जाता था। ये एक तरह का चक्र बन जाता था। युद्ध में हार, जमीन का खो जाना, आमदनी में गिरावट, सेना के लिए और भी बड़ी समस्या। और फिर एक के बाद एक नई हार। ओटोमन शासकों ने इस चक्र को तोड़ने की कोशिश की। महमूद द्वितीय ने जेनिसरीज को भंग कर दिया, तांजीमात सुधार किए, आधुनिक स्कूल खोले, रेलवे और टेलीग्राफ बनवाए, नए कानून बनाए और सरकार को सुधारा। इसलिए यह सोचना सही नहीं है कि ओटोमन साम्राज्य ने बस बदलाव से इनकार कर दिया था। 1800 के दशक में इसने बहुत आधुनिकीकरण किया। समस्या ये थी, यूरोप में भी बदलाव बहुत तेजी से हो रहे थे और एक साथ बहुत सारी समस्याएं थीं जिन्हें सुलझाना था। जब वे बराबरी करने की कोशिश कर रहे थे, विदेशी कर्ज बढ़ता गया, राष्ट्रवादी विद्रोह बढ़ते गए और रूस तथा अन्य यूरोपीय शक्तियों का दबाव लगातार बना रहा। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि ओटोमन साम्राज्य सिर्फ एक सुल्तान की वजह से नहीं गिरा। यह किसी एक हार या एक गलत फैसले की वजह से नहीं हुआ। साम्राज्य भी एक दिन अचानक नहीं जागा और कमजोर नहीं हो गया। ये बहुत लंबे समय में धीरे धीरे हुआ। और पतन शब्द पर भी इतिहासकारों में बहस होती है। सुलेमान के बाद भी ऐसे समय थे जब ओटोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और सरकार मजबूत थी। इसलिए कई इतिहासकार इसकी कुछ अवधियों को बदलाव और समायोजन का समय मानते हैं, न कि लगातार गिरावट का। लेकिन जब 1700 के अंत और 1800 के दौर में पहुंचे,
तो समस्याएं ज्यादा स्पष्ट हो गईं। दूसरे देश तेजी से मजबूत हो रहे थे। ऑटोमान की विशाल भूमि को नियंत्रित करना मुश्किल होता जा रहा था। अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पश्चिमी यूरोप की औद्योगिक वृद्धि से पिछड़ रहा था। हर विद्रोह और युद्ध साम्राज्य को और कमजोर करता गया। इसलिए जो ऑटोमन एम्पायर कभी वियना तक विशाल सेना भेज सकता था, वह इस स्थिति में आ गया कि उसे अपनी रक्षा के लिए अन्य यूरोपीय शक्तियों से मदद मांगनी पड़ी। अब सवाल यह नहीं था कि क्या वह यूरोप पर कब्जा कर सकता है, बल्कि यह था कि ऑटोमन एम्पायर और कितने समय तक जीवित रह पाएगा। और जब प्रथम विश्व युद्ध आया, तो साम्राज्य एक और बड़े युद्ध को झेल नहीं सका। इसके बाद 600 साल से भी ज्यादा समय के बाद ऑटोमन शासन का अंत हुआ। इसका पतन किसी ऐसे साम्राज्य की कहानी नहीं है जो अचानक कमजोर हो गया। ये उस विशाल साम्राज्य की कहानी है जिसे तेजी से बदलती सैन्य शक्ति के साथ कदम मिलाने में मुश्किल हुई। अर्थव्यवस्था, दुनिया की तकनीक और राजनीति।